नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव से पहले टिकट के दावेदारों ने अंदर खाने में तैयारी शुरू कर दी है। हर सीट पर दावेदारों की लंबी कतार है। ऐसे में बीजेपी ने नई रणनीति पर काम शुरू किया है। बूथ विस्तारक बैठक में संगठन ने बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी अब जिला अध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़ाएगी। वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक जिला अध्यक्षों को पहले इस्तीफा देना होगा। कई जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में संगठन ने अलग अलग जिलों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिलों में टिकट के दावेदार जिला अध्यक्षों को पद मुक्त किया जा सकता है और माना जा रहा है कि बीजेपी नए नेताओं को मौका देगी। लेकिन यह कहना भी मुश्किल है कि जो जिला अध्यक्ष इस्तीफा देंगे उनको टिकट मिल ही जाएगा, क्योंकि टिकट वितरण के लिए बीजेपी कई स्तर पर सर्वे करा रही है। टिकट वितरण के लिए मापदंड भी तय किए गए हैं। तो आज टिकट की टेंशन पर बीजेपी के टेंशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं, सर्कस के रूप में काम कर रही है। उसके राजनीतिक फैसले जो हो रहे हैं वो उन पर ही नहीं चलती है। पहले फार्मूला अपनाया था कि 60+ जो होंगे उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा, जिन्हें निपटाना था उन्हें निपटा दिया। अब जिला अध्यक्षों पर तलवार लटका दी है कि उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि उनका आंतरिक मामला है, कांग्रेस का उससे कोई सरोकार नहीं है। मगर इस तरह की नौटंकियां भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। तो के शर्मा को तो आपने सुन ही लिया कि सब कुछ कहने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, ये तो बीजेपी का आंतरिक मामला है। लेकिन ये जो कसरत बीजेपी कर रही है, इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि या तो जो पहले निर्णय लिया था कि जिला अध्यक्षों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा, तो कुछ ऐसे दावेदार रहे होंगे या ऐसे मजबूत कैंडिडेट जो नहीं लड़ पाते, तो शायद पार्टी के लिए दिक्कत होती, या उम्मीदवारों की संकट का सामना कर रही है, या फिर ऐसे कई जिला अध्यक्ष हो सकते हैं जो 51% से ज़्यादा वोट लाने का दम रखते हो, तो उसके लिए नया रास्ता निकाला गया। आपकी आवाज़ म्यूट है शायद शर्मा जी आपका। आ रही होगी अब आवाज? हाँ जी। मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के कारण जो लाभ होता है वही उसकी समस्या है। और समस्या ये है कि विभिन्न दलों के आए हुए लोग पार्टी में निरंतर काम करते करते निखर जनता में लोकप्रिय हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए नेताओं को, यानी नेतृत्व करने वालों को इस बात के लिए बहुत कठिनाई आ रही है कि किसको रोके और किसको टिकट दे, क्योंकि एक विधानसभा सीट से एक व्यक्ति को ही तो टिकट देना है और दावेदारों की संख्या दर्जन भर से ज्यादा है। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। ऐसे में इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी है कि जो टिकट के बाद का वातावरण बनेगा उसका क्या किया जाए। इसलिए लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार इनके फार्मूले तैयार हो रहे हैं और लोगों के, कार्यकर्ताओं के बीच में वो फार्मूले डाले जा रहे हैं। आज आपने ये मुद्दा उठाया। आज मैंने जब ये खबर देखी थी तो मैंने भी थोड़ा किसी से फोन लगा करके बातचीत की, तो मुझे मालूम चला कि केवल एक मुद्दा यही नहीं है कि जिला अध्यक्षों को पहले इस्तीफा देना पड़ेगा यदि टिकट की दावेदारी वो करते हैं तो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है और यही मुझे सुनने में आया था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बावजूद भी आपको टिकट दिया जाए। ये इस्तीफा देने से पहले ही आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात ये इसमें कि चुनाव समिति ही तय करेगी और जो सर्वे के रिपोर्ट्स आएंगे उसके आधार पर ही और इसका मंथन होगा और उसके बाद निर्णय होगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं का मनस्थिति को संभालने के लिए और उनके अंदर जो किसी भी प्रकार की नाराजगी हो रही है उसको रोकने के लिए अब एक नया फार्मूला अपनाया जा रहा है। जी। अभी तक तो निगम मंडलों के जो पोस्टें थी वो पोस्टें जो है अभी तक केवल समन्वय के लिए दी जा रही थी, समायोजन के लिए दी जा रही थी कि भाई सिंधिया जी के साथ आए हुए लोगों को समन्वय कर लिया जाए और उनको समायोजित कर लिया जाए और एक प्रकार से उनको साध लिया जाए। अब ये तय हुआ है कि प्राधिकरण, साड़ा और निगम मंडलों में बचे हुए स्थान, चाहे वो डायरेक्टर के हों बोर्ड्स में और या जो भी है, उसमें मूल कार्यकर्ता को भरा जाएगा ताकि ये संदेश दिया जाए कि 2023 के चुनाव के बाद जो है भाजपा मूल कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के और सरकार को सक्रियता से चलाएगी। एक बात जी। इसी के साथ ये हुआ है कि जो कार्यकर्ता बाहर से आए हैं
वो तब तक अपने को इतना रमा खपा ले कि वो भी फिर मूल कार्यकर्ताओं की गिनती में ही आना हो जाएगा, क्योंकि बढ़ती हुई पार्टी में मूल कार्यकर्ता और बाहर से आए हुए को कितने दिन तक आप दो भागों में बांट करके रखोगे? बिना एक मूल कार्यकर्ता बनाए बगैर आपका काम नहीं चलने वाला। इसलिए आज जो है जो निर्णय हुए हैं वो ये गंभीर किस्म के 3-4 निर्णय हुए हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक बार और मंत्रियों की बैठक होने का समाचार मेरे पास आया था, आपके पास भी आया होगा। बिल्कुल, अनौपचारिक कैबिनेट, अनौपचारिक कैबिनेट, उसमें भी कहीं न कहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों को, आप और हमने कई बार चर्चा की है कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, पुनर्गठन, फिर से कुछ मंत्री हटाए बढ़ाए जा सकते हैं। केवल एक वाक्य पर मनोज जी सारा काम रुका हुआ है, वो रास्ता क्या होगा उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है। और केवल वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को मंत्री से हटाया जाएगा, उसका ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि ये जो है निकम्मा था या ढंग से काम नहीं कर रहा था इसलिए उसको हटाया गया। माने जनता में नेगेटिविटी न जाए इसके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है, बिल्कुल। बस उसका कोई फार्मूला लेकिन उसका एक रास्ता ये भी हो सकता है ना कि विस्तार कर दीजिए, आप पुनर्गठन ना करिए, 4 सीटें खाली हैं आपके पास। वो हटाना पड़ेगा, आप नहीं हटाओगे तो बहुत सी सीटें हारने वाले हो, ये आप मानिए मेरी बात को। मैं बहुत, जैसे मान लो बिना नाम लिए मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन ये बात तो संगठन और सरकार को मानना पड़ेगी। मान रही है, संगठन और सरकार भी ये मान रही है, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? जैसे मान लो सिंधिया जी के साथ आए हुए 5 या 6 मंत्री ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कुछ का अतिरेक है। तो इन सब बातों को यदि करते हैं तो अड़ोस पड़ोस की सीटें प्रभावित हो जाएंगी यदि मान लो उनको हटाते हैं तो। ये एक, क्योंकि उनके हटाने से नेगेटिविटी फैलेगी, कार्यकर्ताओं में या बाहर से आए हुए कार्यकर्ताओं में नाराजगी होगी और उसके कारण नुकसान की भरपाई का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। मुझे लगता है इसके कारण लंबा समय लग रहा है। जी मनोज। तो ब्रजेश जी, समय तो लंबा लग रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक रिस्क जो जिला अध्यक्षों के लिए कि मान लीजिए जो दावेदार है वो आज अगर इस्तीफा देता, टिकट नहीं मिली तो संकट है। और मान लीजिए वो दावेदार है, लेकिन अगर जब टिकट वितरण के समय मान लिया जाए कि जीत सकता है, ऐसे में जिला अध्यक्ष को इससे उसको हटाकर उसको टिकट देना और नए आदमी को जिला अध्यक्ष का काम सौंपना, वो भी एक संकट का काम है। क्योंकि वो जो सीट से लड़ेगा वो तो एक सीट प्रभावित होगी, लेकिन अगर वो जिला अध्यक्ष पद से हटता है तो इस जिले में अमूमन 4-5, कई जगह बड़े जिले भोपाल है 6-7 सीटें भी हैं, कई जगह इंदौर जैसे शहरों में ज़्यादा सीटें हैं, ग्वालियर में ज़्यादा हैं, तो ये एक बड़ा संकट भी साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए मनोज जी, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जिलाध्यक्षों को टिकट नहीं देते, पहले भी देते रहे हैं और वो चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन बीजेपी का एक संगठन ऐसा है कि यदि जिलाध्यक्ष हट भी जाए तो उसका संगठन काम करता है। यदि हम भोपाल को उदाहरण के तौर पर लें तो जो पदाधिकारी हैं जिले में, यदि अध्यक्ष नहीं होगा तो वो पदाधिकारी के पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तमाम तरह के जितने पदाधिकारी मंडल से लेके आपने संगठन में ऊपर पिछड़ा वर्ग से तमाम प्रकोष्ठों में बिठा रखे हैं, वो आपने स्थानीय विधायकों की सहमति से संगठन ने बिठाए हैं सब, तो तालमेल तो उनका है ही ना, वो तो काम अपने हिसाब से करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे। संकट ये रहेगा ना कि जो जिला अध्यक्ष के भरोसेमंद जो अधिक पदाधिकारी हैं वो एक किसी विधानसभा सीट से सेट होकर काम करेंगे। और दूसरा जो आपने कहा है और हमने देखा भी है, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव, कि जिन लोगों की सहमति से वो बनते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो वो अपना सारा क्षेत्र छोड़कर, जिस क्षेत्र में उनका नेता चुनाव लड़ रहा होता है, वो सारे के सारे वहाँ जुड़ जाते हैं। जिलाध्यक्ष जब मौजूद रहेगा तब वो ऐसा नहीं होगा क्या? तब भी वैसा ही होगा। लेकिन ये जिलाध्यक्षों को एक तरह से जो दावेदारी करना चाहते हैं, उनका दावा खारिज करने के लिए कि आप यदि दावा कर रहे हो तो आप पहले पद छोड़ दीजिए, ताकि अब यदि पद छोड़ता है, दुविधा में है जिला अध्यक्ष, वो सोचता है कि यदि ये यहाँ से भी गए वहाँ से भी गए, जिला अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और टिकट भी नहीं मिला तो क्या करेंगे, तो वो जिला अध्यक्ष बने रहेंगे। क्या आप ये मानते हैं कि यदि जो जिला अध्यक्ष जीतने की क्षमता रखता होगा, पार्टी सिर्फ इस आधार पर उसको टिकट नहीं देगी कि उसने जिला अध्यक्ष से दावेदारी नहीं छोड़ी, वहाँ से वो जो चुनाव लड़ा? जब सर्वे आपका कह रहा है कि आपका जिला अध्यक्ष जीतने वाला है तो क्या आप उसको टिकट नहीं दोगे क्या? जो शर्मा जी कह रहे हैं कि दुविधा है, भीड़ इतनी है बीजेपी में कि पार्टी में दावेदार अनेक हैं, तो उन दावेदारों को दावा कमजोर करने के लिए कल को आप कह सकते हो जिला अध्यक्ष से, भाई आपको टिकट चाहिए था तो आपने जिला अध्यक्ष की कुर्सी क्यों नहीं छोड़ी, हम दूसरे व्यक्ति को दे देते। तो ये जो एक प्रेशर है और एक जो दावेदार कम करने की रणनीति है, मुझे लगता है वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा पहले भी पार्टी कहती रही है और जिला अध्यक्षों को टिकट देती रही है। हमने देखा कि कांग्रेस ने भी ऐसे फार्मूले की बात की थी कमलनाथ जी ने कि पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा, वो अपने क्षेत्र में ध्यान दें, ताकि वो जो चुनाव में वो संगठन अपना काम करता रहे और विधायक अपने क्षेत्र में जाकर काम कर सके। इसी आधार पर तो हमने देखा है कि जो कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों को हटाया गया था, विधायकों को हटाया गया था, जीतू पटवारी से लेकर तमाम जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उनके बारे में यही तो कहा गया था कि संगठन ने कहा है
हालांकि वो जीतू पटवारी कहते रहे हैं कि नहीं मैं तो अभी भी हूं, मुझे तो एआईसीसी ने नियुक्त किया है, वो बात अलग है। लेकिन प्रदेश में तो यही कह के उनको मुक्त किया गया था कि आप जाइए क्षेत्र में ध्यान दीजिए, बाकी की जिम्मेदारी आप दूसरे लोग संभालेंगे। तो बीजेपी ऐसा करती रही है। और जो शर्मा जी भी कह रहे थे कि वहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि दावेदार जो ज़्यादा हैं उनको किस तरह से उनका आकलन किया जाए। सर्वे के आधार पर टिकट देती, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे, तो फिर सर्वे महत्वपूर्ण रहेगा या दावेदारी महत्वपूर्ण रहेगी? तो निश्चित तौर पर सर्वे ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इसलिए फार्मूले मुझे नहीं लगता कोई भी स्थायी हो, पहले भी फार्मूले बनते रहे हैं, ये सिर्फ धड़कन बढ़ाने के लिए और उन जिलाध्यक्षों पर प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में। बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में कोई गणित का फार्मूला तो है नहीं कि और यदि यही वजह है तो आप निगम मंडल में क्यों रहे हो? उनमें से कई लोगों को आप टिकट नहीं दोगे क्या? निश्चित तौर पर टिकट दोगे तो उनको आज ही से मुक्त कर दीजिए, या तो पार्टी ये तय कर ले कि जिन जिनको टिकट देना है सर्वे में जो जीतने लायक है उनको मुक्त कर दे संगठन के पदों से। क्यों फिर विधायकों को क्यों आपने संगठन में रख रखा है? फिर बाकी के पदाधिकारी क्यों, महामंत्री क्यों बना रखा है, उपाध्यक्ष क्यों बना रखा है, बाकी के प्रकोष्ठों में आपने क्यों जिम्मेदारी दे रखी है? क्या वो चुनाव नहीं लड़ेंगी? ऐसे कई उदाहरण हैं। तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है शर्मा जी की जो हार रहे हैं संभावित है, जिनकी सबको पता है कि बिना सर्वे के संगठन को भी पता है, सरकार को भी, पब्लिक को भी पता, हमको भी पता है, तो बेहतर है कि उस जिले में उनको जिला अध्यक्ष बना दिए जाए कि भैया एक असंतुष्ट रेसी आप पहले से कम कर दो। नहीं, एक चीज जो है मुझे जो बीच में सबसे पहले कहना है, मैं वो ये कहना चाहता हूं कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो बहुत बड़े नेता नहीं है। बिल्कुल, वो किसी नेता के मतलब खास है। भाई मैं थोड़ा शब्द रोकता हूं क्योंकि सम्मानजनक नहीं लग रहा मुझे ही। वो किसी न किसी की नेता हालांकि जो आप कहना चाह रहे हैं दर्शक समझ गए हैं। हाँ, वो ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी नेता के खास समर्थक हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, वो जिम्मेदारी के योग्य हैं ये मान करके जिम्मेदारी नहीं दी गई। जहां तक मुझे मालूम है, मेरा अपना अनुभव है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, एक जमाने में वो व्यक्ति जो है जिला अध्यक्ष बनता था जिसमें जिले को संभालने की ताकत है। इसलिए मैं आपकी बात से विरोध नहीं करूंगा क्योंकि आप बहुत जबरदस्त और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों के दोनों, और मुझसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले लोग हैं। फिर भी मैं ये निवेदन पूर्वक कहूंगा कि जिन नेताओं को हटा करके ये कह दिया जाएगा कि भैया अब तुम जो है चुनाव लड़ रहे हो और तेरे क्षेत्र में सारे लोग चले जाएंगे, मुझे नहीं लगता ये बात मनोज जी। कारण इसका ये है कि जो जिलाध्यक्ष बना हुआ है, आज आप किसी एक जिले का रैंडमली करके देख लीजिए, आप अपने संवाददाता को बोलिए या अपने जिले में आप जाइए और आप ये देखिए कि जो महामंत्री और उपाध्यक्ष बने हुए हैं वही जिलाध्यक्ष के समर्थक नहीं है। माने आप जैसे मान लो 5 उपाध्यक्ष हैं तो 5 उपाध्यक्षों में से एक आध कोई होगा जिला अध्यक्ष का समर्थक, 4 तो अकेले में आपको गाली देते हुए मिल जाएंगे। आप जानते हो सारी चीजों को, मैं भी जानता हूं इन चीजों को। बिल्कुल, इसलिए कोई किसके समर्थन में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। हर आदमी स्वयंभू हो गया है, उनको ये मालूम चल गया है क्योंकि मेरा आपसे कनेक्टिविटी है तो मुझे मालूम है कि मेरा काम हो जाएगा। आपकी कनेक्टिविटी फलां से है तो आपको मालूम है मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से जो राजनीति चल रही है ये भाजपा की मूल राजनीति से विपरीत है। और इसलिए जो टिकट के लिए, अच्छा आप एक चीज और देखिए, मैं आज आपको एक बड़ी जानकारी देता हूं, मुझे मालूम है 100% आप दोनों मित्रों को मालूम होगा, पर फिर भी मैं कह रहा हूं जी, ये जो चुनाव है 2023 का, इसमें मध्य प्रदेश वाले कितनी उठापटक कर ले, कितनी उछल कूद कर ले, ये चुनाव टोटल दिल्ली लड़े, पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली बेस्ड होगा। बिल्कुल, टिकट काटने का काम सब दिल्ली वाले करेंगे, कोई मध्य प्रदेश वाला टिकट नहीं काटेगा। जैसे मनमानी करके पिछली बार हमने 11 सीटें हरवा दी थी कि नहीं ये तो फला को ही देना है, अब नहीं चलेगा इस चुनाव में। 2023 के चुनाव में टिकट का बांटने का फार्मूला वही गुजरात वाला होगा जो आपने एक बार कहा था। और मेरी अभी जानकारी में ताजा बात ये आई है कि दिल्ली की आधी टीम तो काम करना चालू कर चुकी है। बिल्कुल, ग्राउंड लेवल पे सर्वे जैसी तमाम सारी प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। वो एजेंसियां हैं मनोज जी, वो एजेंसियां हैं। काम को कैसे करा जाए, कंट्रोल रूम को कौन संभालेगा, ये हालांकि मैं अधिकृत नहीं कह रहा हूं ये बात क्योंकि मुझे अधिकृत बयान नहीं आया, लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया है, उनका कहना यह है कि हमें दिल्ली से आया आपसे मुलाकात करना है। नहीं, हम तो ये मानते हैं आपके पास जो जानकारी वो आप भले कहें अधिकृत नहीं है लेकिन अधिकृत ही है वो। इसलिए ये परिस्थितियां साफ दिखाई दे रही मनोज जी, ये पूरा का पूरा चुनाव दिल्ली के कंट्रोल में लड़ा जाएगा। दिल्ली के पहले 4 लोग यहाँ पहले से बैठे हुए हैं, प्रभारी हैं, सह संगठन मंत्री हैं, जामवाल जी हैं, 3-4 लोग ऐसे पहले से विराजे हुए हैं, वो देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। नड्डा जी और अपन दोनों चर्चा कर चुके हैं, अपन तीनों ही कर चुके हैं ये वाली चर्चा तो, कि नड्डा जी आए, राजनाथ जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए,
ये चारों के चारों दिग्गजों का एक साथ एक महीने में आने का कोई कारण नहीं होता। हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है, जैसे मान लो आप हमारे यहाँ शादी में आना है किसी मंत्री को, तो एक बैठक रखता है, उस बैठक के बहाने आता है, ये सबको मालूम है। ये फार्मूला तो आजकल अफसर भी करने लगे हैं अफसर भी करने लग गए कि वो एक बैठक बुला लेते हैं जहां उनको शादियों में जाना होता है। तो इसलिए ये चारों जो लोग आए थे, ये तो बैठक भी थी और जहाँ को काम करना था वो काम भी कर दिया उन्होंने। इसलिए बहुत गंभीरता से विचार करने वाला विषय है कि टिकट तो उन्हीं को दिया जाएगा जो चुनाव जीतेंगे। मैं आज फिर से आपके चैनल पर दोहरा के कह रहा हूं, मेरी अभी तक की रिपोर्ट के आधार पर उमा भारती का रिकॉर्ड टूटने वाला है। कांग्रेस जो है वो अपने आप ठंडे बस्ते में जा रही है। उनके लोगों से बात करके देख लीजिए, वो लोग एक बार आपके सामने जोर से बात शुरू करेंगे, थोड़ी देर बाद ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी देर जोर दिखाएंगे। आप किसी भी राज्य में जाकर के देख लीजिए, कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बचा है, क्योंकि उसका केंद्रीय नेतृत्व समाप्त जैसा हो गया है। जब तक आप केंद्रीय नेतृत्व को नहीं उभारोगे, गांधी परिवार की को शक्तिशाली नहीं बनाओगे, तब तक कांग्रेस की स्थिति तो यही होगी। आप बताइए ना, अपनी खिलाफ सरकार के खिलाफ कोई आदमी अनशन करने बैठ गया कि आप जो है कार्रवाई करिए, तो वो तो कह रहे हैं इसको कि वो हमारा आंतरिक लोकतंत्र है। आप आंतरिक लोकतंत्र कहते रहिए। आपने जो है ये कहा कि भाई वो वसुंधरा जी के खिलाफ कार्रवाई करी। मैंने आज अपने कॉलम में लिखा, इसका मतलब ये हो गया कि कल उमा भारती अनशन करके बैठेंगी फिर से, और वो ये कहेंगी साहब मैं मानहानि का मामला जबरन कर रही हूँ। शिवराज जी, आपने 14,000 करोड़ का जो आरोप लगवाया था मुझसे, और आपने बुकलेट छापी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसकी जांच कराइए अब आप। तो एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। लेकिन ब्रजेश जी, जो कुछ शर्मा जी ने कहा कि अगर इतनी स्थिति मुफीद है, तो अगर इसके बाद भी पार्टी इतनी कसरत कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो फील गुड वाली स्थितियाँ थी 2018 में, उससे सबक ले लिया और दिल्ली से कुछ निर्देश होंगे साफ साफ कि किस रोड मैप के साथ आपको टिकट वितरण में आगे बढ़ना है। देखिए मनोज जी, पहले भी हमने देखा, चाहे दिल्ली हो चाहे मध्य प्रदेश हो, साइनिंग इंडिया में मात खाई। मध्य प्रदेश में पिछली बार ओवर कॉन्फिडेंस रहा, जिसकी वजह से मात खाई कि हम तो जीत ही रहे हैं। बिल्कुल। तो जब गलतियों से सबक लेने वाली पार्टी है बीजेपी, और जो शर्मा जी भी कह रहे हैं, जब गलतियां ले ली पिछली बार सरकार बनाने में, मतलब बनी बनाई सरकार, आप बना सकते थे, उन गलतियों से सबक लेते, वो गलतियां ना करते, ज्यादा मिल रहा था, सब कुछ गलतियां ना करते तो निश्चित तौर पर सरकार बनी हुई थी, इतनी किरकिरी नहीं होती, वहां से आए लोगों की वजह से आपको सरकार नहीं बनाना पड़ती, और वो परिस्थिति नहीं होती कि समन्वय बनाना पड़ रहा है। आपकी अपनी सरकार होती, आप चला रहे होते ठाट से। लेकिन आपने जो गलतियां की हैं, तो इसका मतलब है कि अब गलतियां आप करोगे नहीं, और गलतियां आपको करने नहीं दी जाएंगी, क्योंकि पिछली बार आपको फ्री हैंड छोड़ दिया गया था कि भैया आप जिताते हुए ला रहे हो तो जिता लीजिए, आप जो कहेंगे आप सही कह रहे हो। पार्टी को ये लगा नहीं था कि कोई ऐसी गलती करेंगे जिसकी वजह से सरकार बनी रही है। जब आपको लग गए कि आप गलती कर चुके हो, तो अब आप पे पूरा भरोसा नहीं है। अब पार्टी देखेगी कि भैया ये जीत सकता है या नहीं जीत सकता। आप सिफारिश कर सकते हो, उनका सर्वे अलग कहेगा, आप अपना भी सर्वे रख सकते हो कि साहब ये, लेकिन वो जो दिल्ली वाला जो नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसको टिकट देना, जीतने वाले को ही मिलेगा। लाख फार्मूले बना लीजिए आप, लाख कुछ कर लीजिए, वो सब कुछ तय वहीं से होगा जो शर्मा जी कह रहे हैं। और इसलिए कि जो कह रहे हैं ना रिकॉर्ड टूट सकता है, वो रिकॉर्ड इसलिए कह रहे हैं शर्मा जी कि इसलिए टूट सकता है कि इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती बीजेपी। बिल्कुल, हर वो दाव चलना चाहती है कि जीतने वाला ही कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इस बात से नहीं कि वो इसका समर्थक है, इसके साथ आया है, कि हम सिंधिया जी के साथ आए हैं तो हमें टिकट मिलना तय है, ऐसा नहीं है। आपको वो और कुछ दे देंगे कि भैया हाँ आपको टिकट नहीं दे रहे, हम निगम मंडल में एडजस्ट कर देते हैं, अभी कर देते हैं पहले, तो वो सब परिस्थितियां बनेंगी। इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस का जो पिछला उमा भारती का रिकॉर्ड है, कांग्रेस इस बार बुरी तरह से हारेगी और वो रिकॉर्ड टूट सकता है। क्योंकि जो तैयारी चल रही है, जो रणनीति बन रही है, जिस पर काम चल रहा है, पूरे एंगल पे देख लीजिए आप, चाहे दिल्ली लेवल पर देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश लेवल पर देख लीजिए, चाहे संगठन के लेवल पर देख लीजिए, जिस ताकत से बीजेपी लगी हुई है 2003 से भी बेहतर ताकत से लगी हुई है, यही एक वजह है जिससे हमको लग रहा है कि वो रिकॉर्ड तोड़ सकती है, कोई चूक नहीं करने वाली है। जी शर्मा जी, मैं इतनी देर में मैंने एक बात सोची है कि 4 चुनाव पिछले देख लीजिए, वसुंधरा जी का चुनाव देखिए, जब वसुंधरा जी चुनाव हारी, आपको सबको मालूम है, हम रोज एक नारा सुनते थे कि नरेंद्र मोदी से बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। हाँ, अपन सब नारा सुनते थे। बाद में क्या हुआ, 200 सदस्यीय विधानसभा में वसुंधरा जी 71 सीटें जीत के आई थी। बिल्कुल, और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 99 पर अटक गए थे, वो 99 पर अटक गई थी। इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी खैर नहीं उसको भी केंद्रीय नेतृत्व के कारण इतनी सीटें मिली। दूसरा, आप त्रिपुरा का उदाहरण देख लीजिए, कांग्रेस ने और वामपंथियों ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा था,
और उसके बाद भाजपा वापस सरकार बनाने का बना गई। कारण क्या है, सबको मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा था। आज लोकप्रियता के चरम पर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तो हैं, और अमित शाह की जोड़ी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी जो है वो अभी देश में रणनीति की माने जा रही है। और एक मनोज जी, आप बहुत बारीकी की बात मैं आपके साथ निवेदन पूर्वक कह रहा हूं कि 25 साल का जो फार्मूला दिया है नरेंद्र मोदी जी ने कि हम 25 साल बाद किसका जो है भारत, किस प्रकार का भारत बनाना चाहते हैं, वो एक एक आदमी के गले उतर रहा है। और जो करके दिखाया गया है, उनके माध्यम से जो निर्णय हुए हैं, जिसकी आलोचना आज एक भी विपक्ष का नेता नहीं कर पा रहा और शरद पवार जैसा फेवर में चला गया, उसका आप अनुमान लगाइए कि वो किए हुए पर भरोसा है तो अगले 25 वर्ष पर भी जनता को भरोसा है। एक आज आप एक नया ट्रेंड देखिए क्या हुआ है। निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट जो है, जो विदेश में दिया गया है, उसका आज पूरे टीवी चैनल्स में चर्चा हो रही है। अमेरिका को भारत एक ऐसा देश है जिसमें पॉपुलेशन की वृद्धि हुई है, लेकिन अन्य देशों के में मानवाधिकारों का इतना हनन हो रहा है कि वहां हिंदू, सिख और ईसाई निरंतर कमजोर हो रहे हैं। ये केवल यदि हिंदू वो बोलती ना, तो अमेरिका को जो है, ब्रिटेन को और जर्मनी, जो ईसाइयत वाले देश हैं, जो राहुल गांधी के पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं, ईसाइयत वाले देश, उनकी समझ में आ गया कि आप भारत में तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, सड़क के किनारे आपके, मैं अभी उड़ीसा गया था, सड़क के किनारे आपको आपके जो है वो क्राइस्ट लगे हुए दिख जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तान में लगा के बताओ ना, इस्लामिक देश में लगा के बताओ ना। तो आपकी समझ में ये आया कि पाकिस्तान वो देश है जो मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन कर रहा है। एक जमाना था कश्मीर के मानवाधिकारों को रोया जाता था, आज हम विश्व के मानवाधिकार को, पाकिस्तान के मानवाधिकार का ह्रास जो हो रहा है उसकी जानकारी दे रहे हैं। ये सारा गणित ऐसा है जो ये स्पष्ट कर रहा है कि जो आने वाला 25 साल है भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और देश की जनता कोई गलती करने वाली है ऐसा मुझे नहीं लगता। करेगी तो भुगतेगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जो केंद्र की जो वोटिंग पैटर्न हम देख रहे हैं और राज्यों का वो अलग दिखाई देता है, तो क्या वो असर नहीं दिखाई देगा? राज्यों में ये असर निश्चित रूप से तब रहता है जब आपके सामने कोई दमदार चेहरा हो, दमदार विजन हो। आप छत्तीसगढ़ में, इसको छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में इनका जो है भूपेश बघेल जी का बिल्कुल वही पैटर्न है जो शिवराज जी का है। वही काम करते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, बहुत नजदीकी और विश्वसनीयता दिखाते हैं वो। इसका मतलब ये है कि वहां हराने में बहुत कठिनाई होगी। वहां तो जब तक आप सिंहदेव साहब को नहीं तोड़ोगे, जब तक आपकी स्थिति भाजपा की बनने वाली नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में आप खुद देख लीजिए कौन नेता है। आज जो है दिग्विजय सिंह ने भी कह दिया है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अब आप बताइए, पूरी कांग्रेस में सांप लौट गया। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने की आप बात करोगे, वो व्यवसायी आदमी है भैया, सब जानते हैं उनके बारे में कि वो व्यापार व्यवसाय से इतर पार्टी का क्या सोचेंगे। और भुक्तभोगी है कांग्रेसी खुद, जिनको ये मालूम है कि वहां केंद्र में डूब गई है लगभग। और जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि ये तो, और वो कांग्रेसी उसके भुक्त वो भी है। लेकिन अब समय की इजाज़त है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चुनाव के पहले कई सारे फार्मूलों की बात की जाती है, लेकिन अंततः मामला वहीं आकर टिक जाता है कि चुनाव जिताएगा कौन, चुनाव जीतेगा कौन। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जब कोई भी फार्मूला बने तो ऐसा कोई फार्मूला ना बने जिससे जो कांग्रेस या बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उसको नुकसान उठाना पड़े और उसकी कीमत पे किसी और आदमी को पार्टी का टिकट मिल जाए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। भैया लोग घंटी भी नहीं सुनते।